मैम एक बैलेंस डाइट क्या होती है? मतलब क्या लेना चाहिए इंसान को? कैलोरी काउंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किस तरीके से जाना चाहिए? ध्रुव जी, आजकल के फैट डाइट के ज़माने में बैलेंस डाइट बहुत पीछे रह चुकी है। हाँ जी। बैलेंस डाइट हम बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे बेटर ऑप्शन बताओ या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि हमारे व्यूअर्स फॉलो कर सकें और मंचिंग और क्रेविंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देती हूँ। क्या जी। आपने ये सोचा है कि क्रेविंग हो क्यों रही है? तो हमें ये जानना है कि क्रेविंग का कारण क्या है। PCOD इज अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। PCOD इज अ लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। ये किसी भी तरीके की बीमारी है ही नहीं जितना आजकल इसे हाइप कर दिया गया है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बहुत हाथ जोड़ के विनती से ये समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले अपना माइंडसेट चेंज करिए। बच्चों की कोई गलती या कसूर इस चीज़ में नहीं है कि उनको पास्ता, पिज्ज़ाज़ एंड बर्गर्स अच्छे लगते हैं। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा फॉल्ट है कि उनको ये टेस्ट बड्स अर्ली स्टेजेस में दिए गए। क्यों नहीं उनकी प्लेट में सब्जी, रोटी, दाल, सैलेड दिया गया? क्यों उनके एक रोने पे उनकी प्लेट को चेंज करके सैंडविचेस में कन्वर्ट कर दिया गया? ये बच्चों का कसूर नहीं, पेरेंट्स का कसूर है। नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? तो जनरल डिस्कशन रहता है आज के टाइम में, हर किसी इंसान के घर में एक क्वेश्चन डेली सुबह और शाम को होता है, क्या बनाएं और क्या खाना है आपको। तो कभी आपने अपना दिमाग लगाया है कि आप दिन भर काम कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? ऑब्वियसली खाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एक लाइफ देने के लिए, अपने पेरेंट्स को एक लाइफ देने के लिए। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है, हम इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रेशर में दब चुके हैं कि कुछ भी खाने से पहले हम सोच ही नहीं रहे कि क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, कितना खाना है, कंजप्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। उसकी वजह से लोग अपनी हेल्थ को दिन पर दिन खराब करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां उनको होती जा रही हैं, लेकिन उधर उनका पूरा ध्यान नहीं है। उनका ध्यान बस इतना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, भागना है तेजी से, सबको पीछे छोड़ना है और जो जहां मिला खा लेना है। क्योंकि जंक फूड आज के टाइम में बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुका है। आपको हर जगह आप बाहर निकलोगे, हर दूसरा स्टॉल आपको जंक फूड का दिखेगा। तो जंक फूड लाइफ को, बॉडी को किस तरीके से स्लो करता है और कंजप्शन उसका कितना करना चाहिए, उसमें कितने सारे ऐसे बैड मटेरियल्स होते हैं जो नहीं लेने चाहिए, उसी सारे पॉइंट पर ये पॉडकास्ट है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे डाइटिशियन श्वेता नाकरा मैम के साथ, ताकि आप लोग समझ पाओ कि सही एक बैलेंस डाइट क्या होती है। क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग होता है। आपने रील में देख लिया कि सत्तू खाइए बॉडी बन जाएगी। अब सत्तू से बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, या आपका बॉडी टाइप क्या है, ये भी हमें पहले रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो आप इस कंप्लीट पॉडकास्ट को देख लीजिएगा सो दैट कि आपके जितने भी मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू कवर हो जाएं। क्योंकि मैम आपको हर एक बेसिक पॉइंट पर बताने वाली हैं कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। तो हम स्वागत करते हैं हमारे शो में, हमारे पॉडकास्ट में, डाइटिशियन श्वेता नाकरा मैम का। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाउ आर यू ध्रुव जी? मैं ठीक हूँ मैम। मैम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज आप देंगे हमारे व्यूअर्स को सो दैट वो कनेक्ट कर पाएं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं डाइटिशियन श्वेता नाकरा हूँ एंड आई एम रनिंग दिस डाइटरी clinic since 17 long years, and my specialty in this is therapeutic nutrition. I'm a diabetic coach and a weight management coach as well. ओके, सो मैम हम ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे कि अगर कोई इंसान किसी बड़े गोल की तैयारी कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो किसी स्पोर्ट्स में है या किसी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी में जा रहा है वो, या किसी बड़े कॉर्पोरेट फील्ड में है, तो एक बैलेंस डाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बैलेंस डाइट का ही होता है फॉर मेंटल वेलबींग, हाँ जी। फॉर कनेक्टिंग विद द गोल। जो भी अगर आप देखना चाहें तो आपको अपना बैलेंस न्यूट्रिशन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो मैम एक बैलेंस डाइट क्या होती है? मतलब क्या लेना चाहिए इंसान को? कैलोरी काउंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किस तरीके से जाना चाहिए? ध्रुव जी, आजकल के फैट डाइट के ज़माने में बैलेंस डाइट बहुत पीछे रह चुकी है। हाँ जी। बैलेंस डाइट हम बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं। बैलेंस डाइट क्या है? जो हम शुरू से खाते आ रहे हैं एज चाइल्ड, जिसमें दाल, रोटी, दूध, दही, चावल, नट्स, सीड्स, ये हम बचपन से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसी को ही बैलेंस डाइट कहा जाता है।
बैलेंस डाइट वो होता है जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, फाइबर एंड गुड फैट। यही हमारी डाइट का चलन होना चाहिए, यही हमें अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए और इसी को ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। मैम आपने अभी विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स के बारे में बताया, तो कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। लोग कार्ब्स को लेके कहते हैं कि एक्सेस ऑफ कार्ब्स आपकी बॉडी में हो गए हैं तो इसलिए फैट ज़्यादा हो रहा है, आपकी बॉडी स्लो डाउन करते हैं। तो प्लीज़ उस मिथ को आप प्लीज़ क्लियर करें। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को एक बहुत डिग्रेडेड न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरे पास इतने सारे इंडिविजुअल्स आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना एक क्राइम मानने लग गए हैं। उनको लगता है कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट के अंदर लेना मतलब कोई क्राइम कर देने के बराबर है। इस चीज़ को भूल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी पावर हाउस है। अगर आप अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट को हटा देते हैं तो आप अपने एनर्जी रेजर्वॉयर्स को डिप्लीट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को हटा रहे हैं और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा रहे हैं तो ये याद रखिए, अगर आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है तो उस तरीके का वर्कआउट रिजीम भी आपको करना होता है। हम वर्कआउट रिजीम नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिप्लीट कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके का डिग्रेडेशन ऑफ योर बॉडी फ्रेम हो सकता है। आपको ये पता ही नहीं है किस तरीके के एनर्जी डिप्लीशन आपकी बॉडी में से हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी डाइट में, जो हमें ये नहीं भूलना कि कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट शुड बी कंज्यूम्ड ऑन अ डेली बेसिस। कार्ब्स को लेके तो मिसकंसेप्शंस हैं ही, साथ में ना फैट को भी लेकर है। आज के टाइम में क्या हो गया, लोग बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कंजप्शन बढ़ चुका है क्योंकि फास्ट फूड है एकदम। अब भूख लगी, एकदम से मिल गया, खा लिया। उसमें ज्यादातर चीजें रहती हैं फैटी रहती हैं। तब लोगों को दिमाग में रहता है कि मैं बहुत ज्यादा फैट को कंज्यूम कर रहा हूँ, और फिर वो घर में जाके घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। बहुत सारे जिम जो डाइटिशियन रहते हैं, जो जिम में ज्यादातर रहते हैं, ट्रेनर्स रहते हैं, वो दूध को, घी को, इन सबको मना कर देंगे, बटर मत दो आप, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो फैट भी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थी फैट लेने के लिए कुछ आप ऐसे सोर्सेस बताओ सो दैट कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो हेल्दी फैट भी ले। फैट आपने आजकल बहुत कॉमनली सुना होगा कि फलाने इंडिविजुअल को ब्रेन फॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा आजकल देखा होगा कि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम होती जा रही है, उनका फोकस कम होता जा रहा है, उनकी डिटर्मिनेशन, स्टडीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा। ये गुड फैट की कमी की वजह से ही होता है। अगर हम एसेंशियल फैट, जिसे हम गुड सोर्सेज ऑफ फैट बोलते हैं, अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते तो ब्रेन फॉगिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ देखा जा सकता है। फैट के सोर्सेज इतने ज़्यादा नेचुरली अवेलेबल हैं हमारे पास, जैसे कि नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, पपाया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, एवोकाडो, दे आर सो गुड सोर्सेज ऑफ एसेंशियल फैट जो हर एक इंडिविजुअल को ज़रूर लेना चाहिए। बट येस, इनकी रिस्ट्रिक्शन ये जाननी ज़रूरी है कि ये किस क्वांटिटी और किस तरीके से लेने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। लेकिन आज के टाइम में लोग नट्स भी नहीं ले रहे हैं, पपाया सीड्स तो बिल्कुल धीरे धीरे डाइट्स में खत्म होते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि इंसान को लगता है कि चलो ये खा लिया। अब तो फ्रूट्स भी लोगों को इतना लगता है कि वीक में 2 बार फ्रूट्स खा लिए। बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोगों के कम अक्रॉस आती हूँ जो मुझे बोलते हैं कि मैम फलाने सेलिब्रिटी ने घी शॉट अर्ली इन द मॉर्निंग लिया, ब्लैक कॉफ़ी शॉट में घी डालकर लिया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपकी क्या, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि जो आपके घरों में घी है वो कितना प्योर है। आप उसको अगर ले भी रहे हैं, उसको किस क्वांटिटी में लेना है, क्या आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा है और उसके बावजूद भी आप अपनी बॉडी को घी दे रहे हैं। तो अदर सोर्सेज ऑफ फैट की बजाय हम घी शॉट्स, क्योंकि वो सेलिब्रिटी ने वो घी लिया है तो व्हाई नॉट मी ऑल्सो टेकिंग द सेम थिंग। तो यू शुड ऑलवेज नो कि हमें किस टाइम पे किस चीज़ को लेना है और किस कंसिडरेशन में उसको लेना चाहिए। ये अपने हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट से आपको ज़रूर पूछना चाहिए। सोशल मीडिया का टाइम है मैम, सोशल मीडिया पर रील्स आए दिन वायरल होती रहती हैं। तो किसी ने कह दिया कि सत्तू खाइए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा, और एकदम लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। तो इज दैट गुड और बैड? सी, इफ टेकन इन राइट क्वांटिटी, राइट प्रोपोर्शन, एट राइट टाइम, एवरीथिंग इज ओके।
बट अगर हम सिर्फ यही सोचेंगे कि सुबह उठने के टाइम पे वी विल हैव अ सत्तू ड्रिंक, देन एट द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वी विल हैव सत्तू पराठा, तो आपको ये देखना चाहिए आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट होना चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोटीन इनटेक नहीं ले रहे हैं तो दैट कुड बी लिटिल हार्मफुल फॉर योर बॉडी फ्रेम। तो मैम कोई ऐसी फिगर्स आप बताएंगे कि अगर बॉडी वेट इतना है तो आपको डेली बेसिस पर इतना प्रोटीन कंजप्शन जरूरी है, इतने विटामिन्स होने चाहिए, इतने फैट होने चाहिए, इतने कार्ब्स होने चाहिए? 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हमें अपनी बॉडी को देना चाहिए। ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक डिपेंड्स अपॉन द बॉडी वेट। हमारा जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, बट कार्बोहाइड्रेट डजंट कंसिस्ट ओनली ऑफ रोटी या फिर दलिया पोहा। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत अलग अलग सोर्सेज से भी हमें मिल सकता है, बट रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना है और तरीके से लेना है। और ये नहीं करना है कि हम अगर मैंने बोल दिया है पॉडकास्ट के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दो तो हम सुबह से लेकर शाम तक 6-6 7-7 रोटी खाना शुरू कर दें। एक तरीके से लिया जाता है। इट शुड बी अ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट का गुड क्वांटिटी हम अपनी डाइट में लें। अच्छा, एक हेल्दी डाइट के साथ हेल्दी वर्कआउट अगर हम साथ में करते हैं तो हेल्दी डाइट का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, या फिर इंसान सोचे ये वीडियोस देखे कि ठीक है मैंने डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से अपना पूरा पैकेज लिया हुआ है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, रीजन बीइंग मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज का कितना इम्पैक्ट होता है साथ में? बहुत, हर इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जॉइन अ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन एंड जस्ट लेज अराउंड, ऐसा कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप डाइटिशियन को ज्वाइन कर रहे हैं वो आपका एक हेल्थ प्लान डिज़ाइन कर सकती हैं, वो आपकी कैलोरिक नीड्स को बता सकती हैं, वो आपके बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकती हैं, बट आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए आपको एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या मैम हमें एक्सरसाइज सिर्फ मॉर्निंग में करनी चाहिए? मैं उनको यही रेकमेंड करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज तब करनी चाहिए जब आपके पास टाइम है। एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, बट ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा हमें वर्कआउट को ज़रूर देना चाहिए टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म को लेके मैम बहुत ज़्यादा मिथ फैले हुए हैं। लोग बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अपनी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो जो जिम वगैरह में जाते हैं तो आपको पता होगा कि स्टेरॉइड्स वगैरह में भी जा रहे हैं। तो इज दैट गुड? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? या अगर किसी को नेचुरली अपना मेटाबॉलिज्म रेट ऊपर करना है, बूस्ट करना है, तो वो क्या फॉलो करे? मैंने बहुत अर्ली अपनी इस प्रोफेशन के अंदर ये जान लिया था कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। अगर आप ये सोचोगे कि कोई भी शॉर्टकट लेके हम किसी भी चीज़ को बूस्ट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई स्टेरॉइड्स, ऐसे कोई इंजेक्शन, ऐसे कोई प्रोटीन पाउडर्स नहीं बने जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना है तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपको अपना डाइट भी ठीक रखना है, आपने अपना स्लीप पैटर्न भी ठीक रखना है, आपने स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करना है। इससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को रेज कर सकते हैं, ना कि किसी मेडिसिन या इंजेक्शन से। दैट्स ट्रू, और मैं भी इसको फॉलो करूंगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नहीं आया। अगर मुझे नेचुरली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है तो मैं क्या डाइट या क्या एक्सरसाइज फॉलो करूं? आपको किसी भी फॉर्म का, हर इंडिविजुअल का अपना बेसिक नीड होता है। किसी को योगा अच्छा लगता है, किसी को पावर लिफ्टिंग अच्छा लगता है, किसी को कार्डियो पसंद है, किसी को डांस पसंद है। ये सारे ही फॉर्मेट हैं हमारे एक्सरसाइज के। आपको जिस भी तरीके का वर्कआउट रिजीम चाहिए आप वो कीजिए। आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने दीजिए, एंड गुड स्लीप लीजिए। दिस इज माय आंसर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो आज के टाइम में क्या हो रहा है, एक हाइड्रेशन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लोग अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं करते हैं, पानी का इंटेक बहुत कम रखते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं, सीधे बेड टी ली और फटाफट बाथ लिया और ऑफिस निकल गए, फिर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस गए, वहां एक गिलास पानी पिया, फिर अपने काम में बैठ गए, फिर उनके पास प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हेल्दी लाइफ के लिए क्या हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना इंटेक करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है ध्रुव जी कि हाइड्रेशन एंड फिटनेस आर कोरिलेटेड। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे हैं तो आप फिटनेस गोल अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आपकी बॉडी सही तरीके का वाटर इनटेक नहीं कर रही है
तो ना तो आपका वेट रिडक्शन पॉसिबल है, हाँ जी। ना आपका किसी भी तरीके का थेरेपिक डिसऑर्डर को ठीक करना पॉसिबल है। आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल शुड बी कंप्लीटली ऑप्टिमम। आपको अपने पीएच बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 2 से 3 लीटर सिर्फ पानी का इंटेक। हाइड्रेशन का मतलब है कि आपको गुड फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, गुड फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गुड तरीके के अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको अपनी बॉडी के अंदर देने चाहिए। आजकल ये बड़ा कॉमन कॉज आप देख रहे होंगे, किसी के पास भी जाइए, क्या आप 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक करते हैं? उससे क्या होगा? उससे आपका पीएच बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकता। अगर आपको अपना मेंटेन रखना है हाइड्रेशन लेवल, तो आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ लिक्विड्स अपनी बॉडी को देना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, शायद मुझे इसी पॉडकास्ट में लगने लगा है अभी इस एज इफ नाउ कि मुझे फटाफट एक डाइट प्लान लेना चाहिए, क्योंकि मैम जितना कुछ बता रही हैं मुझे उसका 50% भी नहीं कर रहा हूँ मैं शायद, और हम में से कोई भी नहीं कर रहा है जितने लोग यहाँ आसपास बैठे हुए हैं, टीम क्रू मेंबर हमारे। तो मैम ऑफ कैमरा हम लोग मिलते हैं, इस बारे में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। पहले मैम हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन रहता है, आज के टाइम में ना मंचिंग क्रेविंग की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे मन करने लगेगा लाओ कुछ खा लेते हैं, कुछ मिल जाए खाने के लिए, कुछ मिल जाए। उस कुछ मिल जाए में लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे बेटर ऑप्शन बताओ या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि हमारे व्यूअर्स फॉलो कर सकें और मंचिंग और क्रेविंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। मतलब भूख लगी तो उनको कुछ हेल्दी मिले, जिसमें उनको फैट भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, और ऑब्वियस है वो हाइड्रेट भी कर पाए अपनी बॉडी को। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देती हूँ। क्या आपने ये सोचा है कि क्रेविंग हो क्यों रही है? नहीं। तो हमें ये जानना है कि क्रेविंग का कारण क्या है। क्रेविंग क्यों हो रही है ये जानने से ज्यादा हमारा ये सोच पड़ जाती है कि क्रेविंग के लिए क्या किया जाए। हाँ जी। हमें रोकना है क्रेविंग होने से। उसके लिए भी बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको क्रेविंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक्सट्रीमली कैलोरी डेफिसिट डाइट में हैं। आपको क्रेविंग इसलिए हो रही है कि आपने अपने स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिकोसोल हार्मोन को ट्रिगर किया हुआ है। आपको क्रेविंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, और ब्लेम सिर्फ और सिर्फ हम डाइट को दे देते हैं। तो हमें ये जानने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्रेविंग का कारण क्या है और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। मेरा आप लोगों को ये बता देना कि क्रेविंग है तो मखाना खा लो, पॉपकॉर्न खा लो, डार्क चॉकलेट खा लो, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अपने रीजंस को फाइंड आउट करो कि क्रेविंग होने का कारण क्या है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि क्रेविंग का कारण अगर आप ढूंढ लेते हो तो क्रेविंग नाम आपकी लाइफ में से हट सकता है। अगर आप बैलेंस डाइट में हैं, अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में दे रहे हैं, तो क्रेविंग होने का कारण है ही नहीं। मैम एक सीवियर डिसीज है कैंसर, और कैंसर के पेशेंट और काउंट दिन पर दिन राइज होते चले जा रहे हैं। दो मैम मैं कह सकता हूँ कैंसर एंड हार्ट अटैक, इससे लोग डरते भी हैं। और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि इजीली उसकी पॉसिबल नहीं है कि लोग उसको क्योर कर पाए, और क्योर कर भी रहे हैं तो बहुत हार्ड है। तो वो कौन से ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनका कंजप्शन अगर हम टाइम टू टाइम अपनी डाइट में करते रहें तो कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। फिर उसी बात पे हम आते हैं कि कैंसर को रोका अर्ली स्टेज पे तो जा सकता है, बट अगर वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है तो कैंसर को रोकने के कुछ हमारे पास प्रिकॉशंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम अपनी डाइट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो आपके ट्यूमर को बढ़ने से रोका जा सकता है। एंड इसके साथ साथ कैंसर को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कैंसर को एक मेंटल वेलबींग की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस पेशेंट को टैकल करते हैं, आप उसकी डाइट को रिवाइव करते हैं, उनके डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं, तो आप कैंसर पेशेंट को बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए डाइट में हमें क्या करना है जी? एक, हमें हेल्दी फैट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, नट्स, एवोकाडो, सीड्स, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करना है। आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। आपने उनको पॉजिटिव अप्रोच देना है। मेडिटेशन एंड योगा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द मेंटल वेलबींग।
अगर हम डाइट ठीक रखते हैं तो कैंसर पेशेंट के साथ क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल। अगर हमने उनकी डाइट ठीक करी तो सबसे पहले कैंसर ट्रीटमेंट में मसल लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हाँ जी। आप देखते हैं या तो पेशेंट का वेट बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक गिर जाता है या वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ब्लोट हो जाता है। बिल्कुल। ब्लोटिंग एंड ड्रास्टिक वेट रिडक्शन दोनों कंसिस्ट करते हैं मसल लॉस के लिए। ओके। तो अगर उनकी डाइट ठीक होगी तो उनका मसल लॉस नहीं होगा। अच्छा। अगर उनकी डाइट ठीक होगी तो वो उस ट्रीटमेंट से फाइट बैक कर सकते हैं। हाँ। अगर उनकी डाइट ठीक होगी तो उनकी ब्रेन फॉगिंग नहीं होगी, उनको डिप्रेशन एंजाइटी इश्यूज नहीं होंगे। तो कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट अच्छी होना, जिसमें मैंने जैसे बताया आपको ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होना बहुत ज़रूरी है। जी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एंड बॉडी हाइड्रेटेड रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें देखना चाहिए। मैम नेचुरली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 को हम कंजप्शन कैसे कर सकते हैं विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स? देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो नेचुरली अवेलेबल है एंड उसको हम अपनी डेली रूटीन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो हमारे रिफाइंड ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज इनमें पाए जा सकते हैं। बट देखिए एक तरफ ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है। तो दोनों को हमें अंडर द गाइडेंस ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट ही लेना चाहिए ताकि हमें ये जान पाएं हम कि हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड किस तरीके से लेना है। अभी मैम सोशल मीडिया पे वायरल ही हुआ है, पंजाब की पॉलिटिशियन है नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ क्योर हुई है फ्रॉम कैंसर और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिस ऑल ओनली पॉसिबल विद देयर बैलेंस डाइट। उन्होंने डाइट में कुछ ऐसी चीजों को ऐड किया और उनका कैंसर प्योरली एकदम क्योर हो चुका है। तो उन्होंने भी पूरा स्टेटमेंट दिया। तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को और बताएं कि ऐसा उन्होंने क्या पॉजिटिव अप्रोच की थी जो हम लोग लैक कर जाते हैं। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में मत जाइए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और डाइट के साथ आप ये अपने कैंसर को क्योर कर सकते हैं। डाइट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैंसर है तो अगर आप हेल्दी डाइट प्लान अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग उससे ठीक होगी, आपका वेट मैनेज रहेगा, आपको क्रेविंग्स कम होंगी, आपका मसल में मास हम मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ हम ये बोले कि डाइट ले और अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ना जाएं तो मैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपको डॉक्टर की सुपरविजन नहीं लेनी है। बट हाँ, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको अपने मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आपको अपना मेंटल अप्रोच जो है वो बहुत पॉजिटिव रखनी है और ये चीज़ ध्यान रखनी है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दोनों सेल्स अवेलेबल हैं। बैड सेल्स जिसे हम नेगेटिव सेल्स कहते हैं, गुड सेल्स जिसे हम पॉजिटिव सेल्स कहते हैं। और हमारे गुड सेल्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो हमारे बैड सेल्स को डिप्लीट करके आपको किसी कितनी भी बड़ी बीमारी से लड़ने की क्षमता दे सकते हैं। मैम आज के टाइम में ना ऑन सोशल मीडिया मिथ्स बहुत ज़्यादा फैलाए जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तो सुपर फूड लेता है, कुछ लोग अपनी एज को भी रिवाइज करने लग गए हैं। तो कि मैं 40 का हूँ और लेकिन मैं 40 में ऐसा दिखता था, मैंने ये कुछ चेंजेस करे, अब मैं 30 का दिख रहा हूँ। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं। तो ऐसा एक क्या डाइटरी मिथ है जो लोग बहुत ज़्यादा फैलाते हैं जिसे आप करेक्ट करना चाहेंगे? अगर मैं अपनी नॉलेज में आपको एक डाइटरी मिथ जो मैं सक्षम नहीं हो पाई हूँ अपने व्यूअर्स तक, अपने क्लाइंट्स तक पहुँचाने में, कि कम खाने से पतला हुआ जा सकता है, कम खाने से यंग दिखा जा सकता है। हाँ। अगर कम खा के कोई पतला दिख सकता या कम खा के कोई यंग हो सकता तो डाइटिशियन इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं थे, हो ही नहीं सकते थे। लोग अपने आप डाइट अपनी कम करते और उनका वेट लॉस हो जाता, या वो अपनी डाइट को मॉडिफाई करते और उनको यंग दिखने में हेल्प आउट हो जाता। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लेस ईटिंग इज़ अ फेवरेबल ईटिंग। अगर आप ठीक क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं, सही टाइम पे खाना खा रहे हैं, अपना वर्कआउट रेजीम बना रहे हैं, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप डाइटिशियन को कंसल्ट कर रहे हैं। जैसे ध्रुव जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें 99 फीवर है तो हम क्रोसिन लेके अपने 99 को वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपका वजन 2 किलो या 3 किलो बढ़ा हुआ है तो हम लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस अपनी डाइट में करके अपने 2-3 किलो को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हमारा फीवर 102, 103 है तो हमें एंटीबायोटिक कोर्स करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके। सेम गोज विद द डाइट। अगर आपका वजन 10 किलो या 12 किलो बढ़ा हुआ है तो ये घर बैठ के अपने आप नहीं किया जा सकता। आपको एक
हेल्थ रिजीम लेना ही पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस लेनी ही पड़ेंगी, तब जाके आप अपने एक आइडल बॉडी वेट को रीच कर सकते हो। तो ये मिथ कि हम घर बैठ के कम खाना खा के अपना वज़न कम कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से एक बिग नो है और ये कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप राइट टाइम पे राइट न्यूट्रिशन लेके अपने वेट मैनेजमेंट को ज़रूर अचीव कर सकते हो। तो श्वेता मैम, आज के टाइम में ऐसा भी लगता है कि लोग अपने एक वो चल गया है क्राइटेरिया कि फिट उसको मान ले जिसके 6 पैक एब्स हैं, और किसी का अगर छोटा मोटा पेट निकला हो तो उसको घोषित कर दिया था कि यू आर नॉट फिट। तो ये क्या सही है या गलत है आपके हिसाब से? ये आपको क्या लगता है कि जो एक 6 पैक वाला इंडिविजुअल है वो फिट है, या जिसका बेली फैट निकला हुआ है वो फिट है? आपके नज़र में आप किसको फिट मानेंगे? मैम, मैं उसको फिट मानूंगा जो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। जो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। बट मेरे को लगता है एक पॉजिटिव बॉडी गिव यू अ फिटर माइंड। अगर आपकी एक बॉडी फिट है, और मैं ये नहीं कहूँगी अगर वो बॉडी 6 पैक की बिना स्टेरॉइड्स की बनी है तो मतलब उसमें दोनों को श्रेय जाता है, डाइट और एक्सरसाइज। बट अगर आपके 6 पैक्स इंजेक्शंस और स्टेरॉइड से बने हैं तो मेरी तरफ से वो बिग नो है। अगर आपका बेली फैट है और आपको दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका पेट लटका हुआ है बट उसकी पूरी बॉडी जो है वो फ्रेम्ड है, हाथ पैर बिल्कुल ठीक है बट एक पाउच उसका है, तो ये एक सिग्नल हो सकता है फैटी लिवर का भी। तो वी शुड हैव अ कंसंट्रेशन फॉर दैट एज वेल, कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली एक ही एरिया पे फैट एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है। इसके बहुत से अलग रीज़न भी हो सकते हैं कि उनका बेली फैट होने का रीज़न हो सकता है कि उनका फैटी लिवर है, उनका बेली फैट होने का रीज़न है कि उनका पॉस्चर ऑफ सिटिंग इज़ नॉट करेक्ट, उनका बेली फैट होने का रीज़न ये है कि इट इज़ अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उनका चलने फिरने का काम ज़्यादा नहीं है। बट हमें उसको कंसिडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंडिविजुअल की 6 पैक्स हैं तो ये वो उनकी बॉडी फ्रेम ही बता रही है कि ही इज़ डूइंग गुड अमाउंट ऑफ वर्कआउट, ही इज़ हाइड्रेटिंग हिज बॉडी, ही इज़ टेकिंग एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड उनका रेगुलर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी वजह से उनकी फिटर बॉडी हमें दिख रही है। तो आपके हिसाब से एक बैलेंस बॉडी के लिए मेंटल वेलबींग के साथ एक हेल्दी डाइट क्या क्या होनी चाहिए, और एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप किस टाइम उठो, फिर क्या क्या लो, क्या क्या कंजप्शन करो, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना काम करना चाहिए? क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस भी लोगों का डिस्टर्ब हो चुका है। आप लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक परफेक्ट और एक बोलेंगे कि इलाइट, ये क्राइटेरिया आप इसे फॉलो करो, आपको किसी डाइटिशियन या डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मेरी नज़र में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किसी फैट डाइट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में हैं उनकी तरफ नहीं भागना। हमें फॉरेन कल्चर को नहीं अपनाना। अब जैसे हमारे भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, हम उन्हें इंडियन कल्चर की डाइट के अंदर नहीं रख सकते, राइट? हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम्हें दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, दाल रोटी सब्जी खानी है, बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर कल्चर। तो अगर वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो वाई आर वी फॉलोइंग दैट कल्चर? हमें क्यों वो फॉलो करना है कि 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, हाई फैट डाइट पे चले जाना है, भूखे रहना है, कीटो फॉलो करना है? आई एम नॉट सेइंग कि वो डाइट्स ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल अगर आपका है कि मुझे किसी फलाने फंक्शन के लिए एक प्रॉपर फ्रेम चाहिए बॉडी का, देन आई एम गोइंग फॉर अ कीटो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट, एब्सोल्युटली फाइन। बट मैं किसी इंडिविजुअल्स को देखती हूँ और सुनती हूँ कि उनको आज 6 महीने हो गए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट फॉलो करते हुए, 1 साल हो गया है उन्होंने अपनी बॉडी को कार्ब्स नहीं दिए हैं। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ डाइट्स। मेरी नज़र में डाइट वो होती है जो हम अपने कल्चर बैकग्राउंड के साथ फॉलो करते हैं, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हम उन्हीं में 19-20 का ऊपर नीचे करके अपनी डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं। मेरी नज़र में डाइट वो सही है। छोटे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों की डाइट में, क्योंकि छोटे बच्चे प्रोटीन कंजप्शन को नहीं ज़्यादा जानते, उनको ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सुबह पेरेंट्स पराठे और आलू की सब्जी बना के ही पैक करते हैं। स्कूल वगैरह में भी उनको उत्पम, इडली, सांभर, डोसा, और उनको ज़्यादातर जो पसंद है आज के टाइम में वो मैगी हो गया, फास्ट फूड हो गया, मोमोज हो गए। मेरे खुद के भी बच्चे हैं, उनको यही ज़्यादा पसंद है। तो उनकी एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बहुत हाथ जोड़ के विनती से ये समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले अपना माइंडसेट चेंज करिए। बच्चों की कोई गलती या कसूर इस चीज़ में नहीं है कि उनको पास्ता, पिज्ज़ाज एंड बर्गर्स अच्छे लगते हैं। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा फॉल्ट है कि उनको ये टेस्ट बड्स अर्ली स्टेजेस में दिए गए। क्यों नहीं उनकी प्लेट में सब्ज़ी, रोटी, दाल, सैलेड दिया गया?
क्यों उनके एक रोने पे उनकी प्लेट को चेंज करके सैंडविचेस में कन्वर्ट कर दिया गया? ये बच्चों का कसूर नहीं, पेरेंट्स का कसूर है। पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज का खिलाया हुआ उनको पूरी ज़िंदगी काम आएगा, आज की डाइट उनको पूरी लाइफस्टाइल के अंदर काम आएगी। आज की जनरेशन को सुधारने से हम उनकी अगली जनरेशन को ठीक कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉल्ट है, ये पेरेंट्स का फॉल्ट है अगर उनके बच्चे जंक फूड के ऊपर स्विच हो रहे हैं। मैम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या वैल्यू है? जैसे आपने सैलेड का नाम लिया, मेरे हिसाब से सैलेड खत्म होती जा रही है। लोग सिर्फ शादियों में खाना सैलेड खा लेते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सैलेड का कंजप्शन करते हैं। नॉर्मली सैलेड लोगों ने लेना बंद ही कर दिया है, तो उसकी क्या वैल्यू रहती है? सैलेड की एक अपनी अलग वैल्यू है। सैलेड को मैम उस क्राइटेरिया में डाल दिया कि अगर आप किसी फैट लॉस पर हो या आप किसी गोल पर हो तो आप सैलेड लो। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो सैलेड की क्या? जैसे आपने अभी बोला कि फैट लॉस करना है तो सैलेड लेना है, तो ऐसा क्या है सैलेड के अंदर जिससे फैट लॉस हो जाएगा? आई डोंट नो। रफेज जी। फाइबर इज अ क्लिंजर। आपने जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर रफेज या फाइबर डाला, वो आपकी बॉडी के अंदर क्लिंजिंग का काम शुरू कर देता है। आजकल सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गट रिलेटेड है। हाँ जी। आपने सुना होगा उसका गट वीक है, उसको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, उनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, इंटेस्टिनल बोवल सिंड्रोम। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गट वीकिंग पोजीशन। अगर आपका गट वीक है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेंगी। तो सैलेड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। गट और सैलेड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अगर आपको अपना गट ठीक करना है तो आपको अपनी हाई फाइबर डाइट को डालना ही पड़ेगा। बट बहुत से केसेस में जब जिनका गट वीक हो जाता है, जिनका इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको सैलेड सूट करेगा ही नहीं। अगर उन्होंने सैलेड लिया तो उनको एक ऐसी प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है कि उनको इमीडिएटली लूज मोशंस आने शुरू हो जाते हैं या वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये जानना है कि जब एक्सट्रीम केस हो जाए और तब सैलेड शुरू करने से ज़रूरी है कि आज से रेगुलरली खाने से, मतलब लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले, एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो शुड बी देयर इन योर सैलेड प्लेट। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं मैम, वो ड्रिंक करते हैं और शाम को वो ड्रिंक करते टाइम कहते हैं कि काजू और बादाम तो हम ले ही रहे हैं, तो वो बैलेंस जा रहा है कि शाम को रोस्टेड काजू ले लिए, बादाम ले लिए, कुछ सैलेड भी ले लिया साथ में, कुछ फ्रूट्स ले लिए और अल्कोहल भी साथ में कंजप्शन कर ही रहे हैं। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अल्कोहल कंजप्शन बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, और है तो कितना है, और नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, और साथ में जो हम दूसरी चीजें साथ में ले रहे हैं वो इज दैट गुड और बैड? सबसे पहले मैं आप लोगों का ये मिथ भी क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत लोगों का ये सोचना है कि अल्कोहल में कुछ ऐसे अल्कोहल कंजम्पशन है जिनका कैलोरी काउंट कम है। ऐसी कोई अल्कोहल नहीं होती जिसके अंदर कैलोरीज नहीं है। Each and every alcohol drink has extreme high level of calories. 1 gram of alcohol is equal to 7 kilocalories. तो आप देख सकते हैं कि कितना कैलोरी काउंट आप एक टाइम में, एक मील में अपनी बॉडी को दे रहे हैं। और उसके साथ जैसे कि हमने बात करी थी हेल्दी फैट्स की, काजू बादाम आर हेल्दी फैट्स, यू आर मल्टीप्लाइंग योर कैलोरी इनटेक इन वन दैट मील। अगर आपको अल्कोहल कंजम्पशन रखना है तो ये ध्यान रखिए, उसके साथ हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए एंड साथ साथ प्रोटीन इनटेक होना चाहिए एंड रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी। आपको अपने अल्कोहल के कंजम्पशन को कम लेना है, उसके साथ प्रोटीन एंड फाइबर इनटेक बढ़ाना है। हेल्दी या गुड फैट्स का कंजम्पशन अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो मैम, तो आप ये एग्रीड करते हो कि अल्कोहल लेना इज हेल्दी फॉर? इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। मैं ये नहीं कहूँगी, बट अब सोशल वेलबींग में हमें अल्कोहल कंजम्पशन आजकल करना होता है। इट इज़ नाउ अ सोशल स्टेटस फॉर फ्यू ऑफ द पर्सन। तो उनको अगर लेना भी है तो रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी, और उसकी कैटेगराइजेशन मैं पर्सनल विंडो पे आपसे शेयर कर सकती हूँ कि किस तरीके का अल्कोहल आप ले सकते हैं। मैं पब्लिकली इसको डिक्लेयर नहीं करूँगी बिकॉज मेरी कही हुई बात लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। मैम, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है और दे आर एट कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है बिकॉज उनके जो सेल्स हैं ऑब्वियस है वो डेड होते चले जा रहे हैं, बॉडी स्लो डाउन हो रही है। तो उनको अपनी हेल्दी डाइट में क्या क्या एड ऑन करना चाहिए लाइफ स्टाइल में, सो दैट कि उनकी हेल्थ भी प्रॉपर रहे और एट द उनकी लाइफ के एंड में वो ज़्यादा बीमारियों से भी ग्रसित ना हो, कि उनको आए दिन कुछ ना कुछ नई बीमारी और उनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ रहा है, कंसल्टेशन लेनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल देखते हैं हम लोग कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है,
तो उनके लिए आप प्लीज़ कुछ बताएंगे? देखिए, एल्डरली पीपल में आपने बड़ी कॉमनली नोन किया होगा कि वो बड़ा जल्दी गिव अप कर देते हैं कि हाँ। अब मुझे ये सूट नहीं कर रहा है, मुझे मिर्च मसाले सूट नहीं कर रहे हैं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, अगर मैंने हैवी खा लिया है तो मुझे नेक्स्ट मील को अवॉइड करना है। उनका ये एटीट्यूड टुवर्ड फूड थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए। Okay. उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स के ऊपर हमें लेके आना चाहिए, बजाय कि उनको 3 मील्स अ डे, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हम दें, हम उनको एटलीस्ट 6 to 7 मील्स अ डे पे डालें। 6 to 7 मील्स का मतलब ये नहीं है कि उनको हर मेजर मील के बाद एक मेजर मील देना है। जैसे अगर उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट में खा लिया है, इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। वो जो खाना चाहे ब्रेकफास्ट में, वेदर इट इज़ पराठे, वेदर इट इज़ पूड़ी, वेदर इट इज़ पोहा, उपमा, वो सब कुछ ले सकते हैं। बट उसके 1-1.5 घंटे के बाद उनको थोड़ा सा फ्रूट, स्प्राउट्स, काले चने का सूप, वेजिटेबल ब्रॉथ ये देना चाहिए। उसके बाद लंच लेना चाहिए। लंच के बाद इवनिंग में भी उनको कुछ हेल्दी स्नैक्स देने चाहिए। देन प्रायर टू डिनर अगेन सैलेड्स एंड सूप का क्वांटिटी हमें रखना चाहिए। देन डिनर एंड पोस्ट डिनर भी उनको 1 कप हल्दी वाला दूध या खजूर वाला दूध, इफ दे आर नॉट डायबिटिक, तो हमें कुछ कंसिडरेशन एल्डरली पीपल की रखनी चाहिए कि वही बात है कि उनका मसल मास नहीं गिरना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। एल्डरली पीपल के अंदर सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है मसल्स का, कि उनके मसल मास गिरने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो अपने वीकर फील करना शुरू हो जाते हैं, उनका पॉस्चर ड्रूप डाउन हो जाता है, उनका पॉस्चर खराब हो जाता है, चलना गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन वो डाइट में करेंगे तो हम काफ़ी रिकवरी उनको दे सकते हैं। एंड साथ साथ मैंने जैसे आपको बोला, एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है। ओके मैम, अगर कोई डायबिटिक है, आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोग डायबिटिक हैं। हर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो ही चुकी है लगभग। तो डायबिटिक पर्सन अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन करे तो HbA1c उसका स्लो डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, और वो डायबिटीज जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन उसका मिल जाए? ध्रुव जी, मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक इंडिविजुअल आए थे आज से कुछ आई थिंक 2 years बैक। शी वॉज हैविंग डायबिटीज सिंस 40 लॉन्ग ईयर्स एंड उनके एक दिन में 12-12 शॉट इंसुलिन के जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने, किसी ने हमारा रिकमेंडेशन उनको किया, तो वो हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि मैम मेरे को अब अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू रिवर्स माई शुगर। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर लाइफ स्टाइल, आप कितने टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं। इसमें मैं थोड़े से डायबिटोलॉजिस्ट को भी ब्लेम करूँगी कि उनको मेडिसिन देने से ज़्यादा उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर शुगर पेशेंट है और उनको शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी की एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन क्यों है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका HbA1c कंट्रोल नहीं आ रहा। तो बजाय कि पेशेंट को इंसुलिन बढ़ाना घटाना, मेडिसिन बढ़ाना घटाने से, उनको हर डायबिटोलॉजिस्ट को, उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट को रेफ़र करना चाहिए, ताकि वो उनको हेल्प आउट कर सके। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन डायबिटिक की डाइट में हो सकते हैं जिनसे उनका लेवल HbA1c का हम बेटर कर सकते हैं। अगर हम उनको हाई फाइबर डाइट में डालते हैं, अगेन मैं उस टॉपिक पे आऊँगी कि अगर हम उनको ग्लूटेन फ्री करते हैं जी, तो उनकी शुगर सिक्रीशन बहुत अच्छे से क्योर हो सकती है, उनका शुगर लेवल को हम कम्प्लीटली कम कर सकते हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए उनको कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री डाइट पे डाल दिया जाए, फिर मैं यही बोलूँगी 2 से 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब रोटी नहीं देनी है उनको? रोटी देनी है, हमारे पास अलग सोर्सेज ऑफ रोटी भी हैं, हमारे पास मिलेट्स हैं जिनको हम उनकी डाइट के अंदर डाल सकते हैं। हम उनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि उनका कुछ ही हफ्तों में HbA1c जो है वो बेटर आना शुरू हो जाएगा, फास्टिंग PP लेवल्स जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो मैम मुझे इन शॉर्ट समझ में आया कि ग्लूटेन जो है हमें उनका थोड़ा ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए, सो दैट कि आपको रिजल्ट आए। आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कुछ और आप ट्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। मैम या मैं या हमारी टीम से जो भी अवेलेबल होगा हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मैम हम आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मुझे मोमेंट बताइए कि आपने किसी की बिल्कुल प्रॉब्लम को एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दिया हो, बहुत ज़्यादा परेशान था और आपके पास आया, आपने उसकी लाइफ में एक नया मोमेंट क्रिएट किया हो। आज प्रवीण गुप्ता जी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि इतने अच्छे माध्यम से मैं उनका नाम शेयर कर रही हूँ। हमारे पास कुछ साल पहले एक क्लाइंट आए थे, वो आज भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, आज भी वो हमसे डाइट ले रहे हैं फॉर मेंटेनिंग हिज बॉडी फ्रेम। कुछ साल पहले वो हमारे पास आए थे और वो उनको अच्छे से अच्छे सारे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ के लिए बोल दिया था, दैट यू नीड अ बाईपास सर्जरी। ओके।
एंड ही वॉज वेरी एडमेंट कि मेरे को बाईपास सर्जरी में नहीं जाना, मैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इस चीज़ को क्योर करना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम दोनों मिलके एक साथ इस चीज़ को रिवाइव करेंगे एंड मैं सर्जरी में नहीं करवाना चाहता। मैंने उनके साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड वी स्टार्टेड आवर हेल्थ जर्नी। उनका वीडियो भी है मेरे पेज पे, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमसे पूरी शेयर करी और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमने उनका हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज किया, हमने उनका वर्कआउट रिजीम बनाया और उनके खुद के डॉक्टर्स का मेरे पास फ़ोन आ गया था कि व्हाट मैजिक यू हैव डन मैम, कि आज मैं इनको एक ग्रीन फ्लैग देता हूँ कि इनको बाईपास सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कर सकती है डाइट। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो बाईपास सर्जरी जैसी बड़ी दिक्कत से भी आप फाइट बैक कर सकते हैं, आप बाईपास सर्जरी को भी हरा सकते हैं। आपको कही हुई डॉक्टर की सलाह कि आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, अगर आप अपनी ज़िद ठान लें और अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर लें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी मिल सकते हैं। सिर्फ ज़िद और पॉजिटिव अप्रोच किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को हराने में सक्षम है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड फोकस, माइंडसेट, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डाइट और प्रॉपर वर्कआउट के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं भी ये मेक श्योर करना चाहूँगा कि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो कितनी भी सीवियर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपको लग रहा है कि आपको बाईपास सर्जरी करानी, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, किसी को ट्यूमर बता दिया है, किसी को टीबी बता दिया, किसी को लीवर में प्रॉब्लम बता दी, या फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, फॉर एग्जांपल पीसीओडी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, तो ये भी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आपकी बॉडी के लिए। ध्रुव जी, पीसीओडी को मैं बोलूँगी इट्स अ वेरी बिग स्कैम रनिंग आउट। पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है। पीसीओडी इज अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। ये किसी भी तरीके की बीमारी है ही नहीं जितना आजकल इसे हाइप कर दिया गया है। पीसीओडी क्यों हो रहा है वो जानना है। पीसीओडी इसलिए हो रहा है कि हमने अपने कॉर्टिका सेल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको ट्रिगर किया हुआ है। हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ है। हमारा वेट उस लेवल से बढ़ रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितना ओवरवेट हो चुके हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक करते हैं, अगर आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपना वेट मैनेजमेंट करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months हमने पीसीओडी को रिकवर किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जानिए कि पीसीओडी इज़ अ वेरी बिग स्कैम रनिंग आउट दीज डेज। ये कोई डिजीज़ है ही नहीं, इसके लिए मेडिसिन्स की नहीं, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। दैट्स ट्रू। तो श्वेता मैम, आज के टाइम में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि रात हो गई, एक काम करो, रात में 1 गिलास दूध पी के सो जाओ, सो दैट कि आप जब सुबह सो के उठोगे तो आप एनर्जेटिक उठोगे। तो क्या हमें रात में दूध का कंजप्शन करना चाहिए, मिल्क का कंजप्शन, छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को? ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, खाना खाने के बाद रात को सोते टाइम बेड टाइम पे हल्दी वाला दूध लिया करते थे, या फिर खजूर वाला दूध लिया करते थे, या आमंड मिल्क पिया करते थे। तब आप उनका लाइफस्टाइल अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि उनका वर्कआउट बहुत होता था। इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी गाड़ी की कि हमें मार्केट तक भी जाना है तो हमें गाड़ी का यूजेज मिल जाएगा। उनको खूब चलना पड़ता था, दिन भर काम खूब करना होता था। जितनी भी हमारी दादी नानीज वगैरह होती थी, वो घर के हाउस होल्ड कोर्स जो थी वो खुद अकेले संभाला करती थी। तब अगर वो, और उनका अर्ली डिनर्स हुआ करते थे, जैसे 6:30-7 बजे तक उनका डिनर जो होता था वो हो चुका होता था। उसके बाद जब हमारा डाइजेशन हो चुका है डिनर का, और उसके 1-1.5-2 घंटे के बाद अगर वो 1 कप वार्म मिल्क लिया करते थे तो उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं बल्कि फ़ायदा ही मिलता था कि उनको जब वो सुबह उठते थे तो पेट साफ हो जाना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन हो जाना। तो ये पुरानी बातें थी। आज के टाइम में जब 40% लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो लैपटॉप के सामने है, डिनर टाइम जो है वो 9:30 से 10 बजे के बीच में है, उसके बाद आपका ऑलरेडी जो आपका गट है वो इतना वीक हो चुका होता है, इनडाइजेशन की दिक्कत हो चुकी होती है, अल्कलीन बॉडी से आपकी बॉडी एसिडिक बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। उसके बाद मिल्क लेना सोने पे सुहागा कहा जाएगा कि ऑलरेडी आपकी बॉडी इतनी एसिडिक हो गई है। उसके ऊपर अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं, 250 ml अगर आप मिल्क ले रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक बैक्टीरिया को और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए,
मिल्क इज़ वेरी गुड बेड टाइम रिजीम, बट उसके लिए अगर हमें अपनी इंटायर रिजीम को भी ठीक करना पड़ेगा, हमें सुबह से लेकर रात तक के अपने डाइट को भी प्लान करना पड़ेगा, तब ये एक हेल्दी रिजीम है। अगर डिनर 9:30 से 10 बजे के करीब है और उसके बाद हम मिल्क का इंटेक कर रहे हैं तो ये हेल्दी नहीं, आपकी बॉडी को हार्म ही कर रहा है। बिल्कुल मैम, मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी डाइट या कोई भी वर्कआउट रूटीन या कोई भी डाइट प्लान या किसी को भी आपने वीडियोस में देख लिया तो आप डायरेक्टली फॉलो ना करें। रीज़न बीइंग हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी लाइफ में कितना वर्कआउट करता है, कितना लोड ले रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उसे इनटेक क्या करना है। बच्चों के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग डाइट है। और अगर आप किसी ऐसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं जो क्योर नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आई एम रिकमेंडेड कि एक बार स्क्रीन पर मैम का, श्वेता मैम का नंबर आ रहा है, आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में अभी मैम की डिटेल है, नाम, नंबर, ईमेल, पूरा एड्रेस। आप एक बार जहाँ भी हैं, जिस भी लोकेशन पर, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बाहर भी हैं, तो आप एक बार कंसल्ट करिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से रिलेटेड हमने इसमें ऑलमोस्ट सभी आपकी प्रॉब्लम को कवर किया है, बट फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी बच गई या कोई ऐसी आपकी डिजीज़ है जो हमने इस पॉडकास्ट में कवर नहीं करी है, तो कॉमेंट सेक्शन में आके आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें सो दैट कि नॉलेज स्प्रेड हो, क्योंकि रीज़न भी हर पॉडकास्ट को बनाने के पीछे हम लोगों का बस एक ही मोटो रहता है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए। बाकी हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी कंटेंट और बनाने के लिए। एंड ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड श्वेता मैम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।